नेहा पवार जी, वैदिक गुरु के मंच पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। जैसा कि आप वास्तु विशेषज्ञ हैं, यानी कि वास्तु शास्त्री हैं, तो वास्तु का हमारे जीवन में मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आखिर महत्व क्या है? क्यों हम वास्तु के अनुसार अपनी लाइफ को मतलब चेंज कर लें कि सब चल रहा है और अचानक कहा जाता है कि नहीं आप ये बदलाव कर लीजिए। तो कुल मिला के इसका ये भी निकलता है कि वास्तु की हमारी लाइफ में क्या उपयोगिता है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तु जो है, वास्तु शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। वास्तु अर्थात निवास स्थान, शास्त्र अर्थात ज्ञान या व्यवस्थित विज्ञान। वास्तु शास्त्र का मतलब है वह स्थान या जिसको हमने विज्ञान के अनुसार बनाया है। वास्तु के अनुसार घर कोई ईंट या पत्थर से बनी हुई संरचना नहीं है, बल्कि घर एक ऐसा स्थान है जो ऊर्जा का, सकारात्मकता का और शांति का हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन में सकारात्मकता लेकर आना, मानसिक शांति प्रदान करना है। आज के जीवन में बढ़ती हुई जीवन शैली में हमारे लिए वास्तु का बहुत महत्व है। अगर हम हमारे घर का निर्माण वास्तु सम्मत नहीं करते हैं तो हमें बहुत तरीके की मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब मैं थोड़ा सा इसमें और विस्तार से जाना, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कैसे वास्तु का हमारी लाइफ के लिए? जी, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में, जैसे कि आज के टाइम में क्या है कि ऑफिस लाइफ इन सब में इंसान फंस के रह जाता है। और क्या होता है कि इंसान सोच ही नहीं पा रहा है कि ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से हमें मानसिक शांति नहीं मिल पा रही है, या हम हमारे अंदर जो पोटेंशियल है हम उसको कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हम एक कारण हमारा वास्तु भी हो सकता है कि जिससे हम वास्तु के अनुसार अपने घर को बनाए, पंच तत्व के अनुसार अपने घरों को बनाए। तो उन पंच तत्वों को जब हम बैलेंस करेंगे, जो हमारी ऊर्जा होगी उसका हम भरपूर यूज़ करेंगे, तभी हमारे जीवन में सुख शांति आती है। मतलब मैं नेहा जी आपने बात की अभी पंच तत्वों की, मैं थोड़ा इसको विस्तार से जानना चाहता हूँ दर्शक। इसका मतलब वास्तु और हमारे जो पंच तत्व हैं, वैसे तो बहुत से दर्शक जानते हैं, मैं आपसे जानूँ क्योंकि आपका अपना एक अध्ययन है, इसका मतलब क्या संबंध है हमारे पंच तत्वों से वास्तु का? जी, जब भी हम घर का निर्माण करते हैं तो उसका जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो होता है हमारा पंचतत्व। पंचतत्व या जिसको हम पांच महाभूत भी कहते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। जब भी हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो हमें इन पंच तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन पंच तत्वों का ध्यान रख के निर्माण नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट जो कि ईशान दिशा है, जो कि हमारी ईशान दिशा है, जिसमें हमारे लिए पूजा घर सर्वोत्तम होता है। अगर हम इस दिशा में कोई और किचन या कुछ और इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके बाद हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक परेशानियां होती है। कई बार होता है कि आपने किचन के स्थान पर क्या किया है, आपने वहाँ पर टॉयलेट या कुछ भी आपने निर्माण किया है, तो वो क्या होगा, वो आपको एक निगेटिव एनर्जी, वो आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए पांच तत्वों का ध्यान रखते हुए, उनको बैलेंस करते हुए अगर हम अपना घर बनाएंगे तो वो हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट देगा। मतलब ये आपने एक अच्छा बात की कि बैलेंस करना हमें वास्तु को। मैं बैलेंस में बात करूंगा कि आजकल जैसे हमें किस दिशा में कौन सा करना चाहिए, क्या कर। अभी आपने कुछ वास्तु दोषों की बात की है। अगर हमारा वास्तु रूप मकान नहीं है तो आगे बढ़ने पर ये दोष क्या होते हैं वास्तु के? जी बिल्कुल। हाँ। जब भी हम वास्तु की चर्चा करते हैं तो एक शब्द अक्सर आज के टाइम में सुनने को मिलता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो हो सकता है ये वास्तु दोष हो। तो वास्तु दोष होता है कि जब आप घर का निर्माण कर रहे हैं या कोई भी संरचना का आपने निर्माण किया है तो उस टाइम आपने दिशाओं को और पंच तत्वों को ध्यान में न रखते हुए अपने घर की संरचना का निर्माण किया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे घर में वास्तु दोष आ जाता है। लेकिन आज के टाइम में जो मैं देखा है कि इंसान को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं कि मेरे घर में वास्तु दोष है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हर एक चीज के लिए वास्तु को उत्तरदायी मान सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। वास्तु के अलावा हमारे जीवन पर हमारे भाग्य का, हमारे कर्म का और हमारे जन्म का भी इफेक्ट पड़ता है। तो हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप वास्तु को अगर उत्तरदायी मानेंगे, अगर आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो आप क्या सोचेंगे कि ये मेरे घर में कोई वास्तु दोष है, और आप जाओगे बाजार में, ये आपने आजकल देखा ही है कि बाजार में अगर मैं कहता हूँ जितने भी आते हैं बहुत कम ऐसा होता है, जैसे आपने स्पष्ट कहा
कि आपके जीवन में जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं उन्होंने आपके अनुरूप, उसको खाली वास्तु का ना माने, दोष ना माने, जी और सर। भी कई कारण हो सकते हैं। हाँ, वास्तु से अब इसमें मैं इस यात्रा को अगर आरंभ करें तो वैसे तो मकान के अंदर जाएंगे, हम सबसे पहले बाहर की सुनते हैं कि गेट पर तकरीबन हमें चर्चाएं सुनने को मिल जाती है। एक अक्सर हमारे को जो आती है ढलान को लेकर, मकान का ढलान और खिड़की दरवाजों को लेकर, इसके विषय में आपका क्या मत है वास्तु में? जी जी बिल्कुल। वास्तु में ढलान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ढलान जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ढलान कभी भी आपका साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। ये आपको इतना निगेटिव इफेक्ट देगा, ये आपको मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी। तो जब भी आप अपने घर का निर्माण करें तो ढलान का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपका घर का ढलान किस तरफ है। और मैं आपसे यही कहूँगी, ढलान जब भी हो वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए, जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी भी लेकर आता है। मैं आपसे मतलब जैसे कि आपने ये बताया कि ढलान का आपने बता दिया, अब इसके साथ साथ खिड़कियों का भी हमारा अहम योगदान जी, होता है। खिड़की झरोके, ये तो पहले जितने मकान बनते थे खिड़कियों के बिना नहीं बनते थे। जी जी। अब खिड़कियां, मकान इस तरह से हो गए नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूँगा खिड़कियां होनी चाहिए। तो उनका क्या महत्व है? जी, खिड़की झरोके, खिड़की झरोके वो स्थान होता है जहाँ से प्रकाश, वायु हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर हम बात करें खिड़की झरोके किस दिशा में सबसे ज़्यादा होने चाहिए, तो वो होने चाहिए हमारे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ। क्योंकि जब भी सूर्य उदय जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से होता है, तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं जो हमारे घर में प्रवेश करती है, जो हमारे घर को शुद्ध करती है, तो वो किसके थ्रू एंटर करती है? वो खिड़की झरोके के थ्रू एंटर करेगी। और इसलिए मेरा कहना यही है कि जब भी वास्तु के अनुसार आप खिड़की झरोके लगाए तो वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट दिशा में हमेशा ज़्यादा लगाने चाहिए। और जब भी आप साउथ की तरफ खिड़कियों का निर्माण करें तो हमेशा शुभ अशुभ स्थान का एक बार ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है वो हम यम की दिशा भी मानते हैं। मतलब नेहा जी, मैं आपसे एक चीज़ और कहना है, जैसे वास्तु पर चर्चा चली, मैं अभी इसके आगे आपसे पूजा घर के विषय में जानूंगा कि जब वास्तु में बात आई है तो किचन के बारे में जानूंगा, बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी, कि उनके लिए कौन सा कमरा सही है सोने का। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना, आप टीचर हैं वो भी मैथ की, जी जी, क्योंकि अक्सर लोग हैं ना, कुछ लोग कह देते रहे ये तो अंधविश्वास है, तो आपने वास्तु को क्यों चुना? हालांकि आप ये भी कह चुके हैं कि सब कुछ वास्तु को ना माने अगर आपके अनुसार सही नहीं हो रहा है, तो आपने वास्तु को क्यों चुना? मतलब सर देखिए, वास्तु और मैथ्स जो मैं मानती हूँ वो सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि मैथ्स में जब भी हम बच्चों को रीजनिंग या कुछ भी पढ़ाते हैं तो वो हमेशा हम उनको दिशाओं के बारे में ज्ञान देते हैं। बच्चों को मेनली हम कितनी दिशाएं बताते हैं? बेटा 4 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जिसको हम न्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब थोड़ा और इलेबरेट होने लगा है जैसे स्टडी में, तो हम उनको नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये सारी दिशाएं भी बताने लगे हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक इंसिडेंट देखा है कि मैं बच्चों को बताने लगी कि बेटा नॉर्थ ईस्ट दिशा भी होती है। तो बच्चे कहते हैं मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमने तो 8 ही दिशाएं सुनी है। मैंने उनसे कहा कि 8 नहीं, हमारे लिए 16 दिशाएं होती है। तो मेरे बच्चे सोचने लगे कि मैम को क्या हो गया। फिर मैंने उनको समझाया कि बेटा एक एक डिग्री पे हमारी दिशाएं बदल जाती है। तो देखिए, जैसे डिग्री का नाम आएगा तो डिग्री किससे रिलेट करेगी? हमारी मैथ से रिलेट करेगी। और रहा वास्तु में इंटरेस्ट की बात, एक्चुअल में बचपन से मैं हमेशा अपनी दादी नानी से सुनती थी कि बेटा जब भी आप सो रहे हो तो आपके जो पैर है वो साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। मैं पूछती थी माँ ऐसा क्यों होता है? तो वो हमेशा बोलती थी कि साउथ की तरफ जो पैर करके सोते हैं वो भगवान उनको लेके चले जाते हैं। तो मैं हमेशा सोचने लगी ऐसा ही क्यों है, होता है कि ऐसी क्या कारण होगा जिस वजह से हम ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। ये तो दादी नानी से सुना हुआ ज्ञान है, लेकिन अगर हमें इसके बारे में कुछ और ज़्यादा जानना है तो मुझे इतनी क्यूरियोसिटी होती थी ना कि मैं कैसे इसके बारे में और ज़्यादा जान सकूं। तो मैंने इसके लिए सोचा कि मुझे कुछ तो ऐसा पढ़ना चाहिए जो मेरे इस ज्ञान को और इन्हांस कर सके। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि हाँ आप वास्तु के बारे में पढ़ सकते हैं, जो हमें क्या घर के बारे में एक एक डिग्री के बारे में भी बताता है कि अगर आप एक एक डिग्री भी चेंज होगी तो कैसे आपके घर की दिशाएं चेंज हो जाएगी। वहीं से मेरा वास्तु का जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो इतना डेवलप हुआ कि एक टाइम आके मैं सोचने लगी कि टीचिंग का तो अच्छा चल रहा है, मुझे एक और चीज़ ऐसी सोचनी चाहिए जो मेरे लिए फ़ायदेमंद भी हो और जिससे मैं अपनी रुचि, जो मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसको भी फुलफ़िल कर सकूँ। क्योंकि आप
कमा रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अपनी रुचि को अपना करियर भी बना सकते हो तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब नेहा जी, मैं यहाँ पे एक चीज़ और करूँ, जैसे कि वास्तु की दिशा, हम दिशाओं पे बात करें तो पहली काउंटिंग होती है 4 दिशाएं। जी सर। फिर थोड़ा हम आगे बढ़े तो 8 दिशाएं। 8 दिशा। फिर आध्यात्मिक प्रक्रिया में गए और जो आध्यात्मिक लोग हैं वहाँ काउंटिंग आई, भाई 10 दिशाएं, हमारे ऊपर नीचे भी 10 दिशाओं में जो भी आता है, भाई इनका तो राज्य है, बाहुबल है, जो भी है 10 दिशाओं में ये प्रबल है। अभी आपने एक और चीज़ हमें दी कि 16 दिशाएं होती हैं, इस पर मैं थोड़ा सा फिर जाना चाहूँ, क्योंकि आगे की चर्चाएं तो होती रहती, हो सकता है हम अगले में भी कर लें, लेकिन ये 16 दिशाओं का जो प्लान है ये अगर हमारे दर्शकों में जाना जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको हाँ। बिल्कुल बताना चाहूँगी। जैसे हम नॉर्थ और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो बीच में एक दिशा आती है हमारे नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में भी जो दिशा आएगी वो बनेगी आपकी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। जब आप नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो वो बनेगी आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से 4 4 4 करके कितनी दिशा हो जाएगी? 16 दिशा हो जाएगी। मतलब ये सही मायने में अगर मैं कहूँ, जो कहते हैं ना हमारा वास्तु साइंस है। जी सर बिल्कुल। और जैसे समय आता है, अध्ययन होता है, जैसे प्राचीन वास्तु था उसमें मल्टी स्टोरी का नहीं था, अब जैसे जैसे समय आता गया मल्टी स्टोरी बनती है, तो आधुनिक वास्तु भी आता गया, उस पर रिसर्च होते रहे, जैसे हर उसमें होता है। इसी प्रकार आपने ये इसमें किया वास्तु में कि हमारी 16 दिशाएं होती है और उन के अनुरूप का। अब इसमें मैं सबसे पहले कहाँ से शुरू करूँ? एक वहीं आम जनों की चर्चा कर लेते हैं कि बाहरी सामान को लेकर, हैवी वेट को लेकर, कि घर में किस दिशा में शिफ्ट होना चाहिए, ये आपसे एक बार बिल्कुल बिल्कुल। हाइट, जब भी हम अपना घर बनाएं तो हाइट और वेट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें 16 दिशाएं जैसे कि मैंने बताई है, नॉर्थ ईस्ट दिशा जिसको ईशान की दिशा भी कहा जाता है, ईशान की दिशा को हम भगवान शिव से समर्पित करते हैं। ईशान दिशा जो है उसको अगर हम वास्तु पुरुष के अनुसार देखें तो वो क्या होते हैं, वो हमारा हेड होता है। और अगर आप देखें आपके सर पर बहुत ज़्यादा भार रखा जाए या बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बना दी जाए तो क्या आपको मानसिक शांति मिलेगी? नहीं। तो इसलिए जब भी हम अपना वास्तु सम्मत घर बनाते हैं तो हमें हाइट और वेट का ध्यान रखना चाहिए। साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक की दिशा में आप अपने हाइट और वेट को अधिकतम रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ वेस्ट से हैवी होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान और नॉर्थ ईस्ट को आप जितना हो उतना खुला रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म स्थान हमारा हृदय होता है और हृदय पर अगर भार होगा तो आपको कभी भी मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी और आपके अंदर एक अंदरूनी बेचैनी रहेगी कि ऐसा क्या है जो मुझे भारीपन महसूस हो रहा है। तो हाइट वेट का अगर ध्यान रखें तो साउथ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक की दिशा को हम भारी दिशा बना सकते हैं और नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक की दिशा को हमेशा हल्का रखना चाहिए। मैं इसमें फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे आपने वेट का तो बताया, किचन को लेकर, क्योंकि अक्सर जब भी हम सुनते हैं कि जब भी घर की महिलाओं की तबीयत खराब होती है उसमें किचन का वास्तु दोष बताया जाता है, तो सही मायने में किचन के लेकर हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल। ये किचन का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आज के टाइम में जो फ्लैट सिस्टम हो गए हैं उसमें जो भी आप फ्लैट बना रहे हैं वो कभी वो वास्तु का ध्यान रख के नहीं करते हैं। वो जगह के अनुसार की जो जगह जहाँ पे मिली उन्होंने उसी के अनुसार बना दिया है किचन। लेकिन अगर मैं बात करूँ किचन के लिए सबसे बेस्ट जो दिशा होती है वो होती है हमारी साउथ ईस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है और अगर आप उस दिशा में खड़े होकर भोजन बना रहे हैं, उस दिशा में आपका किचन है, आपने भोजन बनाया, खाने वाले को भी तृप्ति होगी और आप खिला रहे हो आपको भी तृप्ति होगी। और इसके साथ साथ हम किचन की अगर और भी बात करें तो सेकंड ऑप्शन की बात करें। जी बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन की भी अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक की डायरेक्शन में, अगर साउथ ईस्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है, साउथ ईस्ट से लेकर ईस्ट की डायरेक्शन में आप कहीं भी किचन बना सकते हैं। ध्यान रखना जब भी आप किचन बना रहे हो और किचन में आप खड़े होकर खाना बना रहे हो तो उस टाइम याद रखना कि आपका जो मुंह हो वो हमेशा ईस्ट की तरफ होना चाहिए। किचन में जब भी आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते टाइम आपका मुंह ईस्ट की तरफ तो होना ही चाहिए। साथ के साथ याद रखना कि पानी और अग्नि एक ही दिशा में नहीं होना चाहिए। पानी और अग्नि के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस ऐसा होना चाहिए, थोड़ा ऑब्स्टेकल आप क्रिएट कर सकते हो, लाइक कोई दीवार बना सकते हैं, या अगर दीवार भी पॉसिबल नहीं है तो आप मिट्टी का जो मटका होता है वो रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अग्नि और पानी के बीच में एक ऐसा स्थान आ जाएगा जो उन दोनों को सीधा नहीं होने दे रहा है। मतलब आपने के अच्छा सूत्र दिया कि किचन में मिट्टी का
मटका रख ले जी और वो फिर उनके बीच में एक दीवार की तरह काम करते जी हैं। सर, बिल्कुल वो दीवार की मतलब तरह बहुत काम सिंपल करे। मतलब ये उपाय बता। जी जी अच्छा, सर। आजकल एक चीज़ और है ना, जैसे फ्रिज भी रखने का सिस्टम हो गया है। जी। फिर जैसे आपने पानी का बता दिया, कुछ खाने की भी चीज़ें होती हैं, तो उनको कैसे मतलब रख सकते हैं आप? बिल्कुल सर, फ्रिज भी एक ऐसा हमारा सामान है जो हमारी लाइफ में बहुत इस्तेमाल होता है, और अगर आप इसको सही जगह पे नहीं रखोगे तो हो सकता है ये आपके लिए वास्तु दोष भी क्रिएट करेगा। तो फ्रिज के लिए जो सही दिशा होती है वो आपकी होती है वेस्ट दिशा। तो आप फ्रिज जब भी रख रहे हो वो वेस्ट दिशा में होना चाहिए, और खाने पीने का जो भी खाद्य सामग्री होती है वो आपकी वेस्ट दिशा में अलमारी बनाकर वहाँ भी आप रख सकते हैं, किचन में ही। जी किचन में। और अगर किचन में आपने जो नाली बनाई है, जो पानी का फ्लो बनाया है, वो कभी भी साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, उसका फ्लो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ, आप खुद एक स्वयं महिला है और वो भी एक शिक्षक है, आपको किचन को लेके और क्या एक अनुभव, क्योंकि कुछ चीज़ें सारी जरूरी नहीं होती है पढ़ाई जाएँ या पढ़ी जाएँ, एक अपना भी एक अनुभव होता है, जैसे कि आप पुराने परिवेश से भी जुड़े हुए हैं, पुरानी माताओं के साथ रही हैं, सास के साथ, ये गोबर नाना, तो आपका किचन को लेकर और हमारा क्या अनुभव होना चाहिए वास्तु के लिए? सब मेरा किचन को लेके जो अनुभव है वो यही है कि जब भी आप खाना बना रहे हो, आपको खाना बनाते टाइम अपने आप भी मानसिक शांति रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मन होगा ऐसा ही आप खाना बनाएंगे। तो अगर आपका मन बहुत अच्छे से लग रहा है कि हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ और आपने बहुत खुशी से खाना बनाया है, तो वो खाने वाले को भी अच्छा लगेगा और आप खिला रहे हो, आपको भी एक मानसिक शांति मिलेगी कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छे से खाना बनाया और बहुत अच्छे से अपने परिवार को खिलाया है। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आप रसोई में जाए, हमेशा जितनी भी आपकी टेंशन है वो सब बाहर छोड़ के जाए, रसोई में हमेशा खुशी के साथ जाए, क्योंकि आपको खाना वहाँ बनाना है, आपको खिलाना है, उसी से आपका परिवार चलता है। जब तक आपके पेट में अन्न नहीं जाएगा तब तक आप काम भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि जैसा भाव होगा उसका फल भी वैसा ही, जैसा भाव ऐसा फल। अब जैसे कि रसोई घर में हमारी भोजन की बात चली, तो सबसे पहले भोग लगता है भगवान को। अब भोग कहाँ लगेगा? मंदिर में। तो घर में हम एक मंदिर भी बनाते हैं, उसको लेकर आपके क्या राय है? जी, मंदिर का स्थान बहुत हमारे जीवन में उपयोगी होता है, और मंदिर के लिए जैसे कि मैंने पहले भी दिशाओं की जब चर्चा की थी, मैंने बताया ईशान दिशा जो होती है वो मंदिर के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट दिशा भी कहते हैं। तो मंदिर जब भी हम बनाए वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाना चाहिए, और मंदिर में जब भी आप दिया जलाए तो हमेशा दिए का मुख या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए या फिर वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मंदिर वो स्थान है जहाँ से आपके घर में पॉजिटिविटी फैलती है। तो मैं यही कहूँगी कि मंदिर के लिए जो सबसे अच्छी दिशा होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, लेकिन कई बार ऐसा संभव होता है कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाना संभव नहीं है, तो उसके लिए नॉर्थ से लेके ईस्ट तक की जो दिशा होती है वहाँ, जो कि उनके बीच में 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तो इन चारों दिशाओं में आप कहीं भी बना मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ कि मंदिर में भी आपने 4 दिशाएं निकाल जी जी दी। सर, तो बिल्कुल। बड़ा बारीकी से आपने, जैसे मैथ की आप टीचर हैं, उसी तरह दिशाओं में भी अपना पूरा डिग्रियों का काउंट किया दिशाओं का। जी जी। अब इसके साथ साथ जैसे मंदिर के, तो आपने बताया मूर्तियों को लेके भी बड़ी सावधानी रखने का विषय, इसमें आपका क्या मतलब अध्ययन हुआ? सब बिल्कुल, मूर्तियों के लेकर भी हमें सावधान रखनी चाहिए। वैसे तो देखिए हर एक भगवान एक ही होते हैं। अगर मैं शिव भगवान बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में एक ही इमेज आएगी, जटाधारी, गले में नाग, यही आएगा। अगर मैं विष्णु भगवान जी बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि शेष नाग पे लेटे हुए विष्णु जी आराम से लेटे हुए। तो जब भी आप भगवान की मूर्ति मंदिर में रख रहे हैं तो वो हमेशा एक भगवान की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। नहीं, जब बात मंदिर की चल रही है तो इसमें मैं कलर थेरेपी की बात करूँ, क्योंकि आजकल ये भी एक बड़ा विषय आ गया है कि मंदिर जब हम बनाते हैं तो कलर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस विषय में आपके अनुसार हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया है कि मंदिर की दिशा जो होती है वो हमारी ईशान दिशा होती है और उधर से सूर्य उदय होता है। तो जब भी आप ध्यान रखें कि सूर्य उदय जब भी होता है तो हम उसका रंग क्या देखते हैं, या तो वो हल्का पीला होता है या फिर वो केसरिया रंग होता है। तो जब भी हम मंदिर में कलर के ध्यान रखते हैं तो हमें हमेशा हल्का पीला या फिर केसरिया रंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि सूर्य से रिलेट करता है। अभी जैसा कि हमारी बात चल रही है वास्तु को लेकर, तो नए नए प्रयोग आते हैं। तो पहले तो एक समय आता था कि वे घर के मुखिया जो है परिवार का, उसका कमरा कहाँ होना चाहिए, और भी बहुत से। अब बच्चों को लेके भी मतलब ये हमें आता है कि वास्तु में कि नहीं, बच्चों का भी एक विशेष कमरा होना चाहिए। फिर मैं इसे पढ़ाई का भी पूछूंगा।
तो इसको लेके मतलब क्या मतलब ये सत्य है कि बच्चों का अपना विशेष कमरा होना चाहिए? जी बिल्कुल। वास्तु के अनुसार घर के मुखिया का जो कमरा है वो अलग दिशा में होना चाहिए, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका कमरा अलग दिशा में होना चाहिए और बच्चों का कमरा अलग दिशा में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारे घर के बड़े बुजुर्गों की दिशा, तो बड़े बुजुर्गों का जो बेडरूम है वो हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और अगर हम बात करें घर के अर्निंग कपल की, तो उनका जो कमरा है, जो बेडरूम है, वो हमेशा साउथ दिशा में होना चाहिए, जिससे उनकी जो अर्निंग होगी उस पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा और साथ के साथ उनकी जो डिसीजन लेने की पावर है वो भी इन्हांस होगी। और अगर हम बात करें, देखिए मैंने अभी कहा है कि कमरे जो है वो हर एक के लिए अलग अलग होते हैं। अगर मान लो किसी की नई शादी हुई है तो हमारे वास्तु के अनुसार उनका कमरा भी उनके लिए भी एक अलग दिशा बताई गई है। जी बिल्कुल, उनके लिए नव दंपति है उसका अपना अलग है जी, तो उसके अनुसार मतलब कैसे? बिल्कुल, अगर हम नव दंपति की बात करें तो उनका जो कमरा होता है वो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट दिशा में होना चाहिए, जिससे उनके जीवन में खुशहाली होगी, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और साथ के साथ उनके बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा। और अब हम बात करते हैं बच्चों के कमरों की। देखिए बच्चे के कमरा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा हमारा भविष्य होता है। और अगर हमारा बच्चे का कमरा सही दिशा में नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है, वो अपनी डायरेक्शन से भटक सकते हैं या उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। तो अगर हम बात करें बच्चों के कमरे की, तो बच्चों का कमरा जो है वो हमेशा नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इस डायरेक्शन में अगर बच्चे का कमरा है तो बच्चे की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, साथ के साथ बच्चे का पढ़ने में भी ज़्यादा मन लगेगा। मतलब पढ़ाई के लिए, क्योंकि ये तो आपका मूल विषय है, क्योंकि आप टीचर हैं तो बच्चों की पढ़ाई के लिए मतलब ये होना चाहिए। जी जी, इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और जानना, आजकल हमारा एक चलन हो गया है, हालांकि मैं चाहता था कि हम बारीकी से एक विषय पे करें, लेकिन क्या है कार्यक्रम के अपने समय की मर्यादा है, तो हम उस पर कभी विस्तार से करेंगे। तो आज हम एक बेसिक जान रहे थे आपसे कि आए हैं आपसे जितना ज़्यादा बटोर सके हम वास्तु का ज्ञान बटोरे, वास्तु साइंस के ऊपर जितना रिसर्च आपने किया हमारे सामने आए दर्शकों को उसका फ़ायदा मिला। अब इसके साथ कुछ लोगों को ना घर में पौधे लगाने का बड़ा शौक होता है, हालांकि एक प्रकृति की दृष्टि से, नेचर की दृष्टि से बहुत अच्छा भी है कि हमें लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वास्तु इसको किस प्रकार देखता है? जी बिल्कुल, पौधे वास्तु में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी, क्योंकि पौधे जो है हमारे घर की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता से भर देते हैं। देखिए पौधे कई तरीके के होते हैं, कुछ पौधे हमारे लिए शुभ होते हैं और कुछ पौधे हमारे लिए अशुभ होते हैं। अगर मैं बात करूं हमारी भारतीय संस्कृति की, तो तुलसी का एक पौधा ऐसा पौधा है जो हमारा पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे की भी एक दिशा होती है, अगर आप उसको सही दिशा में नहीं रखोगे तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट भी देगा। तो अगर हम बात करें तुलसी के पौधे की, तो तुलसी के पौधे की जो सबसे अच्छी दिशा होती है वो नॉर्थ और ईस्ट दिशा मानी गई है, लेकिन तुलसी के पौधे को कभी भी साउथ दिशा में नहीं रखना चाहिए, ये आपको मृत्यु तुल्य योग दे सकती है। अच्छा। जी बिल्कुल, जबकि अक्सर आता है कि तुलसी का पौधा कहीं जाओ अपने चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है, काफी मीटर बिल्कुल, लेकिन इसके लिए भी एक दिशा निर्धारित की गई है। मतलब हमारे सनातन की बड़ी यही विशेषता है कि इसमें हर रोज एक नए शोध आते हैं, नए तथ्य सामने आते हैं। जी तो और कोई विशेष सावधानी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अशुभ पौधों की, अशुभ पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं, या जिन पौधों को पत्तियां तोड़ने पर दूध निकलता है, या फिर वो पौधे जो फल देते हैं, फल देने वाले पौधों को भी अशुभ पौधों में रखा जाता है। अगर हम बात करें अशुभ पौधे, अगर किसी भी घर में केला, बेर या नींबू का पौधा लगा है तो उस घर की वृद्धि नहीं होती है। वो वृद्धि या फाइनेंशियल हो या वो वांशिक वृद्धि हो, उस घर की वृद्धि रुक जाती है। तो कभी भी अपने घर में केले का, नींबू का और बेर का पौधा नहीं लगाना चाहिए। और अगर हम बात करें शुभ पौधे की, अशोक, अर्जुन, चमेली, शमी, ये पौधे शुभ फल देने वाले पौधे होते हैं। तो हमेशा इन पौधों को अपने घर के आसपास लगा के रखना चाहिए। और साथ के साथ एक और चीज़ मैं पौधों के बारे में बताना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के बाहर फल देने वाला पौधा लगा देते हैं कि हम नहीं फल खा रहे पा रहे हैं तो हमारे बच्चे आगे जाके फल खाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि फल देने वाले पौधों को हम अशुभ पौधों की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि फल लगाने वाले घर पे ना हो। जी बिल्कुल, आजकल तो ये बड़ा मतलब किसी का हम खिलाफ नहीं, हालांकि पर ज़्यादातर घरों जिनके बड़े बड़े मकान होते हैं या बंगले होते हैं,
फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं घर जी में? बिल्कुल लगाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे वास्तु में एक रेमेडी बताई गई है। वास्तु की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि बिना तोड़ फोड़ किए भी आप अपने घर की ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं, निगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, आपके घर के बाहर मान लेते हैं कि कोई फल देने वाला पौधा लगाया है और आपका ना उसके साथ एक जुड़ाव हो गया कि ये हमारे बाबा दादी का लगाया हुआ, हम इसको नहीं काट सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर के बीच में और फल देने वाले पौधे के बीच में जो जगह है वहाँ हम शुभ पौधे लगा सकते हैं। जैसे शुभ पौधे मैंने अभी बताया, अशोक, चमेली, शमी, ये सारे पौधे हम वहाँ लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो जो निगेटिव इफेक्ट है वो हमारे घर पर नहीं आएगा। ये तो अच्छा हो रहा है, एक पौधा भी लग गया, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध हो गया और हमारा दोष भी दूर हो गया। दोष भी दूर, मतलब बहुत। और कोई भी ऐसा कोई विशेष उपाय है जो सभी कर सके वास्तु के अनुसार? जी बिल्कुल। एक तुलसी का पौधा मैं अगर कहूँगी, ये एक ऐसा पौधा है कि आप इसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखिए, क्योंकि अगर सुबह उठकर आप तुलसी के दर्शन करते हैं तो वो आपको एक सुखद अनुभूति देता है, साथ के साथ आपका दिन भी बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं कि जब आप तुलसी पौधे को प्रणाम करते हैं तो आप साक्षात नारायण लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं। मैं नेहा जी फिर आपसे वही कहूँगा कि आप एक महिला हैं और एक घर से मंदिर बनाना है, घर को मंदिर एक महिला का ही है, और ऊपर से आप वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और एक शिक्षक भी हैं। तो आपका मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी माताओं को, बहनों को, कि वास्तु के अनुसार क्या प्रक्रिया करें अपने घर में? जी बिल्कुल। जब भी आप अपने घर में किसी भी प्रक्रिया के लिए सोच रहे हैं तो मैं एक चीज़ तो आपसे हमेशा यही कहूँगी, सबसे पहले तो आपको अपने घर का इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि जब आपके घर का पर्यावरण, आपके घर का वातावरण साफ शुद्ध होगा तो माता लक्ष्मी प्रवेश करेगी। जैसा कि हम अपने सनातन धर्म में हमेशा सुनते आए हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ अस्वच्छता होगी वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी माता और अलक्ष्मी दोनों ही बहनें हैं। अब आपको किसको निमंत्रण देना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप घर में शुद्धता रखेंगे तो लक्ष्मी का निवास होगा, और अगर आपके घर में शुद्धता नहीं होगी, कलह बनी होगी, तो आपके घर में अलक्ष्मी का निवास होगा। जो भी आपके घर में सुख समृद्धि है धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी। और साथ के साथ जब भी मैं एक और संदेश देना चाहूँगी कि सुबह उठ के हमेशा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। मौलाना जी, हमने तो बुजुर्गों से, संतों से यही सुना कि घर में अगर लक्ष्मी चाहिए तो घर की महिला पर निर्भर है सब कुछ जी। और आपने वास्तु के हिसाब से भी और अपने मतलब व्यक्तिगत अनुभव से भी हमारे दर्शकों का बहुत मार्गदर्शन किया। मैं फिर से वही कहूँगा कि आपसे फिर अपेक्षा रखते हैं कि एक भेंट हो और एक अच्छी चर्चा हो एक विषय पर। तो आज आप आए, आपने इतना हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका आभार। वरना फिर मुलाकात करते हैं। जय। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।